हेलो स्टूडेंट, मैं सुनील मंत्री सर। और अपने जो सेकंड चैप्टर चल रहा था विलियन, केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। अब इस विलियन में अपन जो टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर लिया था वो था आदर्श व अनादर्श विलियन। और आदर्श व अनादर्श विलियन के बाद में अपन बात करते हैं अनादर्श विलियन। और अनादर्श विलियन को वापस कितने भाग में बांटा है अपन ने? 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो अपन इस तरफ लिख देते हैं इसके 2 पार्ट और दोनों में अंतर बता देते हैं। एक तरफ तो लिखते हैं अनादर्श विलियन कौन कौन से होते हैं? धनात्मक अनादर्श विलियन। और सेकंड कौन सा आएगा अपना? ऋणात्मक अनादर्श विलियन। तो विलियन को जो आदर्श और अनादर्श विलियन में अनादर्श के 2 पार्ट करें, एक तो धनात्मक और दूसरा कौन सा है? ऋणात्मक। अब इनके नाम से अपन को ये वर्ड याद, धनात्मक का मतलब सारी चीजें क्या याद रखनी है आपको? पॉजिटिव। और इसमें सारी चीजें क्या याद रखनी है? नेगेटिव। तो धनात्मक अनादर्श विलियन और ऋणात्मक अनादर्श विलियन में अंतर पूछा जाता है और 2 नंबर में ये अंतर पूछ सकते हैं इसमें, धनात्मक व ऋणात्मक में। तो अब इसको पढ़ने के लिए फर्स्ट पॉइंट है धनात्मक में सारी चीजें धनात्मक और ऋणात्मक में सारी चीजें क्या होगी? ऋणात्मक याद रखनी है। तो फर्स्ट पॉइंट ये था अपना, राउल्ट के नियम ने ये बताया था कुल दाब पी टोटल जो है वो किसके बराबर आना चाहिए? पीए प्लस पीबी के, ये बराबर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर धनात्मक है तो कुल दाब पीए और पीबी का जो आंशिक वाष्प दाबों का योग है, कुल दाब का मान क्या आएगा? इन दोनों से ज्यादा आएगा। तो कुल मिला के दाब में जो आएगा, कुल दाब का जो मान आएगा वो क्या आएगा? ज्यादा आएगा। अब यहाँ पी टोटल जो बात करेंगे वो क्या आएगा? किससे कम आएगा? पीए प्लस पीबी। तो यहाँ मैं वापस बता दूं, पीए क्या है और पीबी क्या है? ए अवयव का आंशिक वाष्प दाब और बी अवयव का आंशिक वाष्प दाब। और इन दोनों को जब जोड़ते हैं अपन, कुल करते हैं, तो कुल वाष्प दाब क्या आएगा? कम आएगा। ये था। तो ये जो धनात्मक अनादर्श विलियन है, सीधी सी बात है, ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलित होंगे और ऋणात्मक वाले किससे होंगे? राउल्ट के विलियन से ऋणात्मक विचलित होंगे। तो कुल मिला के सेकेंड चीज अपन ये बढ़ेंगे इसमें, यहाँ जो कुल आयतन होगा, जैसे अपन ने कहा ए और बी का जो आयतन मिलाएंगे वो उसके बराबर आना चाहिए, लेकिन इसमें धनात्मक आएगा। जैसे अपन क्या लिखेंगे? डेल्टा वी अगर अपन मिक्स करेंगे, मिक्सिंग, और उसका मान क्या आएगा? धनात्मक। अब धनात्मक का मतलब क्या हो गया? 0 से क्या आ गया? ये ज्यादा आ गया। तो इसका एक एग्जांपल देके समझाते हैं। मान लो मैंने ए अवयव कितना ml लिया? 50 ml। और बी अवयव भी कितना लिया? 50 ml। और 50 और 50 कितना होना चाहिए? 100 ml होना चाहिए। लेकिन जब दोनों को मिला देते हैं तो जो विलियन आएगा वो कितना विलियन आ गया अपना? 101 ml। इसका मतलब ये 50 और 50 100 की जगह कितना आ गया? 101। तो यहाँ जो 1 ml जो बड़ा है ये कौन सा विलियन हो गया? धनात्मक। लेकिन यहाँ सेकंड पॉइंट में ये लिखेंगे अपन डेल्टा वी मिक्सिंग। अब मिक्स करने के बाद में जब ए और बी को मिलाते हैं वो किससे कम आएगा? 0 से कम आएगा। अब ये कैसे करके समझाते हैं? यहाँ पर मान लो ए अवयव जो है वो 50 ml है और बी अवयव भी 50 ml है, और इन दोनों को मिलाने के बाद में विलियन मेरे को कितना मिल गया? यहाँ पर 99 ml। तो आना कितना चाहिए? 100। और 100 आना चाहिए, और 100 अगर आ जाता है तो डेल्टा वी मिक्सिंग 0 हो जाता है। लेकिन 100 से कम आ रहा है, 99 आ रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या आ गई? 100 से कम आ रही, तो ये नेगेटिव वैल्यू है। तो कुल मिला के इन दोनों में ये अंतर हो गया। आयतन में परिवर्तन धनात्मक होता है और आयतन में परिवर्तन ऋणात्मक होता है। तीसरा पॉइंट जो है अपन ये लिखेंगे इसमें कि यहाँ जो डेल्टा एच ए और बी अवयव को मिला देते हैं मिक्सिंग करने पर, डेल्टा एच का मान भी क्या आएगा? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव वर्ड आपको ध्यान रखना है। डेल्टा एच का मतलब क्या होता है? एंथैल्पी में परिवर्तन। और एंथैल्पी में परिवर्तन जो है धनात्मक, और धनात्मक का मतलब उष्मा सेपी होगा या उष्मा शोषी। तो यहाँ आपको क्या लिखना है? ये अभिक्रिया कौन सी है? उष्मा शोषी। तो डेल्टा एच का मान क्या आएगा यहाँ पर? पॉजिटिव। और इसमें थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे अपन? डेल्टा एच मिक्सिंग करने के बाद में,
मिक्सिंग के बाद में ये वैल्यू आएगी नेगेटिव, और नेगेटिव जब आती है तो वो अभिक्रिया कौन सी होती है? ऊष्माक्षेपी। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया शो करता है और ये ऊष्माशोषी। और चौथा पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है अपना, अगर मैं इस धनात्मक अनादर्श विलयन में ए और बी को मिक्स करें अपन, तो ए और ए में अंतराणविक आकर्षण बल, या अपन क्या लिखेंगे, बी और बी में अंतराणविक आकर्षण बल किससे ज्यादा होगा? ए और बी के अंतराणविक आकर्षण बल से ज्यादा होगा। इसका मतलब ए और बी में, मान लो ये ए है और ये क्या है? बी है। अब इन दोनों में जो आकर्षण बल है वो कम है। किस किस में आकर्षण बल ज्यादा है? ए का ए के साथ में ज्यादा है और बी का बी के साथ में। इसका मतलब ए बी को आकर्षित नहीं करेगा, तो दूर दूर रहना चाहते हैं, और दूर दूर रहना चाहते हैं तो आयतन जो है वो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, दाब भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, और अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी? ये ऊष्माशोषी हो जाएगी। लेकिन जब इसमें चौथे पॉइंट में ये लिखेंगे अपन, जब आप किसको मिक्स करते हो, ए और ए को, या बी और बी में जो लगने वाला अंतराणविक आकर्षण बल है वो किससे कम हो जाएगा? ए और बी के जो अंतराणविक आकर्षण बल है उससे कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब है ए अवयव और बी अवयव में जो अंतराणविक आकर्षण बल है वो कम होगा। किससे? ए और बी के जो बीच में अंतराणविक आकर्षण बल है वो उससे कम है। मान लो ये ए और ये बी, अगर अंतराणविक आकर्षण बल ज्यादा है ए और बी में, तो ये और पास में आ जाएंगे, और पास में आ जाएंगे तो एक दूसरे में ज्यादा मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स हो जाएंगे तो आयतन में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। तो डेल्टा वी का मान क्या हो गया? 0 से कम हो गया। मिक्सिंग करने के बाद में आयतन कम हो जाता है, दाब भी कम हो जाता है, और एंथैल्पी में जो परिवर्तन है वो भी क्या आ जाता है? ऋणात्मक। तो ये जो 4 डिफरेंस है, और 4 डिफरेंस के बाद में अपन एक एक दो एग्जाम्पल देखते हैं इनके। एक तो धनात्मक अनादर्श विलयन का एग्जाम्पल क्या है, और ऋणात्मक का। अब धनात्मक में सारी चीजें क्या होनी चाहिए? धनात्मक। तो कहने का मतलब आप क्या मिलाओगे? जल के अंदर एथेनॉल मिला देते हो, C2H5OH, ये जल का सूत्र है और ये एथेनॉल का। जब इन दोनों को मिला देते हैं अपन, जल और एथेनॉल को जब मिक्स करते हैं, तो उसमें वाष्प क्या बन रही है? ज्यादा बनेगी। या दूसरा एग्जाम्पल अपन क्या लिख सकते हैं? जल के साथ मेथेनॉल मिला दो, CH3OH, तो भी जो वाष्प दाब है वो क्या बनेगा? ज्यादा मिलेगा। ये मान लो ए अवयव और ये क्या है? बी अवयव। अब इसका एग्जाम्पल जो अपन लिखेंगे ए और बी का, इसमें अपन ये लिख सकते हैं कि भाई आपने HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, और उसमें आपने क्या मिला दिया? जल। तो भी ये कौन सा है? ऋणात्मक। या क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस एसीटोन, और एसीटोन का फॉर्मूला ये होता है CH3COCH3। अगर ये आप मिला देते हो दोनों को, तो भी वो विलयन कौन सा हो जाएगा? ऋणात्मक अनादर्श विलयन का उदाहरण है, जिसमें क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में अंतराणविक आकर्षण बल ज्यादा होगा। क्लोरोफॉर्म में कम होगा, और एसीटोन में भी कम होगा। अब अपने लास्ट जो एक चीज पूछ सकते हैं इसमें, ग्राफ। जो धनात्मक अनादर्श विलयन का वक्र कैसे बनेगा और ऋणात्मक अनादर्श विलयन का वक्र कैसे बनेगा, तो ये ग्राफ अपन समझा देते हैं इसमें। तो इधर मैं लिख देता हूँ ये पॉजिटिव धनात्मक, और इधर क्या लिखेंगे? नेगेटिव ऋणात्मक। अब धनात्मक का ग्राफ कैसे आएगा? कल अपन ने बताया था ये चीज कि इस तरफ आपने क्या ले रखा है? वाष्प दाब, और इधर आपने क्या ले रखा है? मोल अंश। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में ग्राफ थोड़ा सा अलग आएगा, तो ग्राफ को पढ़ना है। इसमें भी यही चीज है, इधर क्या ले रखा है? मोल अंश, और इधर क्या ले रखा है? वाष्प दाब। तो ये लिख देते हैं अपन वाष्प दाब। अब मैं यहाँ पर ए ले लेता हूँ XA, हालांकि ए को विलय या विलय कुछ भी ले सकते हैं। XA को मैं विलय मान लेता हूँ, इसका मान कितना ले लिया? 1। और XB को क्या मान लेता हूँ? विलय, उसको क्या मान लिया? 0। इसका मतलब इसके अंदर विलय डाला हुआ है, एक चीज डाली हुई है और दूसरी चीज नहीं है, तो सिर्फ ए के कारण वाष्प बनेगी। तो ये वाष्प दाब कितना आ जाएगा? यहाँ पर जो वाष्प दाब बनेगा ये कितना आएगा? PA0।
और अब यहाँ पर इस पॉइंट पे अपन ले लेते हैं एक्स ए इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 0 और एक्स बी इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ए नहीं है, इसमें ओनली कौन सा है बी, और इसका जो वाष्प दाब इस पॉइंट से टच कर देते हैं अपन, ये आ गया अपना पीबी नॉट। ये शुद्ध वाष्प दाब है ए और बी की, ये ए का और ये बी का। अब इसके बीच में जो लाइन आनी चाहिए ये ऐसी लाइन आनी चाहिए। और ये कल मैंने वक्र बताया था कि ए का धीरे धीरे क्या हो रहा है, मोल कम हो रहा है, मोल अंश कम हो रहा है, तो इसका वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहाँ पर बी का जो वाष्प दाब है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। तो ये वक्र ऐसा आना चाहिए आदर्श के लिए। लेकिन अपन ने कौन सा विलयन पढ़ रहे हैं, अपन धनात्मक, तो धनात्मक में सारी चीजें धनात्मक, मतलब कुल वाष्प दाब इससे ज्यादा आएगा, इसका भी वाष्प दाब क्या आएगा, ज्यादा आएगा, और इसका भी वाष्प दाब क्या आएगा, यहाँ पर ज्यादा आएगा। तो P टोटल इज ग्रेटर देन PA प्लस PB। ये ग्राफ जो है वो कौन सा का है, धनात्मक का। हेलो स्टूडेंट, तो अपने जो लास्ट टॉपिक हुआ था धनात्मक और ऋणात्मक अनादर्श विलयन और उनके ग्राफ के बारे में। इसका ग्राफ इस लाइन से ऊपर जा रहा है और इसका ग्राफ इस लाइन से नीचे जा रहा है, तो ये ऋणात्मक और ये धनात्मक। तो स्टूडेंट, अपना जो अब नया टॉपिक आएगा विलयन चैप्टर में, तो वो आएगा अपना स्थिर क्वाथी मिश्रण। अब इसके नाम से अपन को ये मालूम होना चाहिए, स्थिर का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट, या जिसकी वैल्यू क्या हो गई, स्थिर हो गई। क्वाथी का मतलब क्वथनांक और मिश्रण। अब जैसे अपन ने 2 या 2 से अधिक आपने अवयव किसी मिश्रण में मिश्रित कर दिए, तो उस मिश्रण का क्वथनांक जब एक ही हो जाता है या समान क्वथनांक हो जाता है, तो उसको अपन क्या नाम दे सकते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण। इसका एग्जाम्पल देके अपन बताएंगे। मान लो एक मिश्रण में ए और बी 2 अवयव है। अब ए का क्वथनांक मान लेते हैं अपन कितना है, 373 केल्विन, और जबकि बी का क्वथनांक है 372 केल्विन। अब होना तो क्या चाहिए, 373। पहले अगर अपन दोनों को मिलाने के बाद गर्म करेंगे तो पहले वाष्प किसकी बननी चाहिए, 372 की, और फिर वाष्प किसकी बननी चाहिए, 373 की। लेकिन जब इन दोनों को मिक्स करने के बाद में, जब अपन गर्म करते हैं, निश्चित अनुपात में मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद में जब अपन इसको गर्म करते हैं, तो क्वथनांक जो आ गया वो कितना आ गया, 371 केल्विन। इसका मतलब इन दोनों के क्वथनांक से इस मिश्रण का क्वथनांक कम हो गया, और इस मिश्रण का क्वथनांक दोनों के क्वथनांक से एक ही ताप पर निश्चित हो गया। तो अब ये अपन ये नहीं कह सकते कि 372 पे पहले ये गर्म होके वाष्प बनाएगा और बाद में ये बनाएगा। 371 पे, 371 पे ए और बी दोनों वाष्प अवस्था में बाहर निकल जाएंगे विलयन में से या मिश्रण में से। तो कहने का मतलब अपने ये हो गया कि जब अलग अलग अवयव को मिश्रित करते हैं और मिश्रण करने के बाद में मिश्रण का क्वथनांक एक ही हो जाता है, तो उस मिश्रण को अपन क्या नाम देंगे, स्थिर क्वाथी मिश्रण। और स्थिर क्वाथी मिश्रण को वापस राउल्ट के नियमानुसार उसको 2 भागों में विभाजित किया गया। अब 2 भाग कौन कौन से हैं, एक तो न्यूनतम क्वाथी मिश्रण और एक कौन सा हो गया, अधिकतम क्वाथी मिश्रण। न्यूनतम वर्ड का मतलब क्या हो गया, जब आपने ए और बी को मिलाया और मिश्रण का क्वथनांक इन दोनों अवयव के क्वथनांक से कम हो रहा है, तो ये जो क्वथनांक आया ये किसका है अपने पास में, मिश्रण का। तो मिश्रण का क्वथनांक किससे कम हो रहा है, अवयव के क्वथनांक से कम हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो क्वथनांक आएगा इस मिश्रण को कौन सा बोलेंगे अपन, न्यूनतम क्वाथी। देखो न्यूनतम वर्ड कम के लिए और मिश्रण का क्वथनांक दोनों से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, न्यूनतम क्वाथी। और जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलित होने वाले विलयन है वही कौन से हो सकते हैं, न्यूनतम क्वाथी। अब इसमें अपन जो उदाहरण लिखेंगे उसमें उदाहरण क्या लिखेंगे, एक तो एथेनॉल प्लस जल का जो मिश्रण है, ये जो अपने पास आएगा ये कौन सा विलयन हो जाएगा, यहाँ पर न्यूनतम क्वाथी मिश्रण। एथेनॉल और जल को जब मिलाते हैं तो उसका वाष्प दाब क्या होता है, ज्यादा, और जिसका वाष्प दाब ज्यादा होता है, वाष्प ज्यादा होती है, उसको अपन कम ताप पे क्या कर सकते हैं, क्वथित कर सकते हैं या उनको उबाल सकते हैं।
अब अपना जो सेकंड जो इसका पार्ट है अधिकतम क्वाथी मिश्रण, तो जब अपन ए व बी अवयव को मिलाते हैं और मिलाने के बाद में मान लो मिश्रण का क्वथनांक दोनों अवयव के क्वथनांक से अधिक आ जाता है। अधिक कैसे आ गया? ए का क्वथनांक 373, बी का 372, लेकिन जो मिश्रण का क्वथनांक आया वो कितना आया? 374। अब दोनों अवयव का अलग अलग है, लेकिन मिक्स करने के बाद एक ही क्वथनांक हो गया और 374 पे ए और बी दोनों साथ में होके वाष्प बनाएंगे। लेकिन जब अवयव का क्वथनांक ज्यादा हो गया, मिश्रण का क्वथनांक ज्यादा हो गया और मिश्रण का क्वथनांक दोनों से ज्यादा होता तो वो कौन सा हो गया? अधिकतम क्वाथी मिश्रण। और इसका उदाहरण अपन लिख सकते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस जल, क्योंकि ये राउल्ट के नियम से कौन सा विचलन दिखाते हैं? ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं, इसलिए ये कौन से हो गए? अधिकतम क्वाथी मिश्रण। ऋणात्मक विचलन वालों का वाष्प दाब क्या होता है? कम। तो अपन को वाष्प दाब जिसका कम होता है उसको ज्यादा गर्म करना पड़ता है वाष्प बनाने के लिए। तो ये सेकंड एग्जांपल हो गया HCl प्लस जल। अब अपना जो नया टॉपिक स्टार्ट होता है, ये बड़ा टॉपिक भी है और इम्पोर्टेंट भी है और बोर्ड में इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ये जो अपना बड़ा टॉपिक है ये अपना लास्ट टॉपिक भी हो सकता है इसमें, क्योंकि इसके बाद में एक छोटा टॉपिक रहेगा और ये एक चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी मान सकते हैं अपन। ये आ गया अपना अणुसंख्यक गुणधर्म। देखो ये टॉपिक भी है विलियन में इम्पोर्टेंट, अणुसंख्यक गुणधर्म, और इस पे काफी क्वेश्चंस बनते हैं न्यूमेरिकल्स और थ्योरी बेस्ड। तो अणुसंख्यक, ये जो देखो इसमें नाम ही लिखा हुआ अणु संख्यक। अब अणुओं की संख्या, तो विलियन के वे गुणधर्म, किसके? विलियन के वे गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनको अपन क्या बोलेंगे? अणुसंख्यक गुणधर्म। जैसे मैंने क्या बोला कि जैसे एक अपने पात्र ले लिया और इस पात्र में क्या डाला हुआ है? पानी डाला हुआ है, और इस पानी के साथ मैंने 1 चम्मच शक्कर डाल दी। 1 चम्मच शक्कर। अब ये शक्कर डाल दी और इसको अपन ने गर्म किया। अगर अपन शक्कर डालने से पहले गर्म करते हैं तो वाष्प ज्यादा बन रही थी, लेकिन 1 चम्मच शक्कर डालने के बाद में वाष्प थोड़ी क्या हो गई? कम बनेगी, इनका वाष्पीकरण कम हो जाएगा। लेकिन यही जब मैं इसमें 1 + 1 और डाल दूं, 1 + 1, 2 चम्मच डाल दी, तो जो वाष्प बनेगी वो और कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि अब ये जो वाष्प दाब जो है इसका, वो वाष्प दाब किस पे निर्भर कर रहा है? शक्कर के गुण पे या शक्कर की संख्या पे? तो अपन कहेंगे शक्कर की संख्या पे या चम्मच की संख्या पे, कुल मिला के अणुओं की संख्या पे। तो विलयन के वे गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं उन्हें अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। और ये टोटल 4 है अपने कोर्स में और चारों इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से गुणधर्म विलयन के ये काम आते हैं? तो फर्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। सेकंड क्या आएगा अपना? क्वथनांक में उन्नयन। और थर्ड कौन सा आएगा? हिमांक में अवनमन। और फोर्थ आएगा वाष्प दाब, फोर्थ आ जाएगा परासरण दाब। तो ये 4 टॉपिक जो आएंगे ये अपने नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे। आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। चारों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे।